बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस क्या होता है? कह रहा है कि इन साइंस द रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि साइंस में जो रिसर्चर्स होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो मुशाहिदात और तजर्बात से डाटा कलेक्ट करते हैं। जो भी वो देखते हैं, जो भी उसके ऊपर तजर्बात करते हैं, उससे वो डाटा कलेक्ट करते हैं। द डाटा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि मुशाहिदात से कलेक्ट होने वाला डाटा हेल्प्स टू मेक हाइपोथेसिस, वो मदद करता है ताकि हाइपोथेसिस जो है वो तैयार किया जा सके। हाइपोथेसिस क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलरली द डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कह रहा है कि इसी तरह से जो डाटा हमें तजर्बात से मिलता है, हेल्प्स टू मेक कंक्लूजन्स, वो हमें मदद करता है कि हम उस सारे प्रोसेस को हम कंक्लूड कर सकें, उसका एक कंक्लूजन, एक फाइनल, एक रिजल्ट जो है वो हम तरतीब दे सकें। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा कह रहा है कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात से, एंड एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात से, द रिसर्चर्स ऑर्गेनाइज इट, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, या फ्लो चार्ट की फॉर्म में, या किसी डाटा एनालिसिस क्या होता है? यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग डाटा कह रहा है कि जब डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा चुका होता है, यानी टेबल, ग्राफ, मैप, फ्लो चार्ट या डायग्राम की फॉर्म में, रिसर्चर्स एनालाइज इट फॉर रिजल्ट्स। जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसको चेक करते हैं ताकि उसके रिजल्ट्स जनरेट कर सकें। डाटा इज एनालाइज्ड बाय स्टेटिस्टिकल मेथड कह रहा है कि ये जो डाटा होता है इसको चेक किया जाता है स्टेटिस्टिकल मेथड से। रिसर्चर्स कैलकुलेट द रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस फॉर डिफरेंट फिगर्स ऑफ डाटा। ये जो रिसर्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो चेक करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं उस डाटा की डिफरेंट फिगर्स की, जो भी फिगर्स उस डाटा की आई भी होती हैं, उन फिगर्स की रेशियो और प्रोपोर्शन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन ऑफ वन नंबर टू दी अदर नंबर। कह रहा है कि ये किसी भी एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ एक रिलेशन होता है, एक तल्लक होता है, उसको हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन्स। कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम रेशो चेक करना चाहें, 50 हमारे पास मलेरिया के पेशेंट हों और 150 हमारे पास नॉर्मल लोग मौजूद हों जो हेल्दी पर्सन हों। अच्छा, ये जो रेशो और प्रोपोर्शन जो है ये आपने मैथ में डिस्कस किया होगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन की भी हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोपोर्शन जो है इट मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज। प्रोपोर्शन जो है इसका मतलब ये होता है कि जब दो इक्वल रेशो, दो एक ही तरह के रेशोज को आपस में ज्वाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशोज। कह रहे हैं कि ये भी एक प्रोपोर्शन है दो रेशो के बीच में। इन एवरी प्रोपोर्शन कह रहे हैं कि हर प्रोपोर्शन में ऑफ टू रेशोज देयर आर 4 टर्म्स। कह रहे हैं कि दो रेशो जो है अगर हम उसकी प्रोपोर्शन चेक करें तो उसकी 4 टर्म्स बनती हैं। जैसे अगर इसमें आप देखें तो ए, बी, सी और डी ये 4 तरह की टर्म्स हैं, 4 टर्म्स होती हैं। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। कह रहे हैं कि जो पहली और चौथी टर्म होती है, जैसे इसमें अगर हम ए और डी को देख लें तो इसको हम एक्सट्रीम्स कहेंगे। दी सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड मीन्स। और जो सेकंड और थर्ड होती है यानी बी और सी, देखें ये दूसरी और तीसरी है, इसको आप मीन्स कहेंगे। सो इन दी अबव प्रोपोर्शन कह रहा है कि इस तरह से ये जो ऊपर हमने प्रोपोर्शन लिखा है इसमें ए और डी जो है इसको आप एक्सट्रीम कहेंगे, वाइल सी एंड डी आर मीन्स, और सॉरी बी एंड सी आर मीन्स। इसी तरह से बी और सी यानी सेकंड और थर्ड जो है उसको आप क्या कहेंगे? मीन्स कहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हम अगर एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट निकालें और मीन्स का प्रोडक्ट निकालें तो वो आपस में इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। व्हेन 3 वैल्यूज इन द प्रोपोर्शंस आर नाउन। कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी एक प्रोपोर्शन में 3 वैल्यूज पता हो, यानी ए, बी और सी हमें पता हो, दी फोर्थ वन, तो जो चौथी हमने मालूम करनी होती है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रूल, उसको हम ये वाला रूल यूज़ करके तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब कह रहे हैं कि ये जो मैथ है इसका साइंटिफिक मेथड से क्या रिलेशन होता है? व्हेन साइंटिस्ट डू रिसर्च दे आल्सो यूज़ मैथमेटिक्स। कह रहे हैं कि जब भी साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करते हैं तो वो मैथ को भी साथ में इस्तेमाल करते हैं, रियाजी का भी इस्तेमाल करते हैं। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च ऑन जीन्स। कह रहे हैं कि जो मैथ का नॉलेज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है जब रिसर्च की जाती है जीन्स के ऊपर, प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड द मॉडलिंग ऑफ एवोल्यूशन, या हम अगर एवोल्यूशन के मॉडल्स को जब चेक करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो मैथ का नॉलेज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये भी एक सब्जेक्ट होता है। रिसर्चर्स यूज एल्गोरिथम। इसमें रिसर्चर्स जो है वो एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। कंप्यूटेशनल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, इसके अलावा जो कंप्यूटेशनल या स्टेटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स होती हैं ये सारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड होती हैं। फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। कह रहा है कि मैथ जो है वो इस तरह से यूज़ होता है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं रिसर्चर्स? एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशनल या स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।